हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और कॉस्ट ऑफ डेट इन दोनों को स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल जो है वो एक तरह से बेस माना जाता है पूरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, और थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। रीजन क्या है कि कॉस्ट ऑफ डेट जब हम पढ़ते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टाइम जब हमने स्टडी किया, तो आपने इस तरह से किया होगा कि भाई कॉस्ट ऑफ डेट के लिए मुझे निकालना है, तो आपने डेट को इस तरह से देखा होगा 10% डेट 1 लाख रुपए, यानी कि पहले से एक एस्टीमेट, एक अंदाजा मेरे पास है कि मैं डेट पर कितना दे रहा हूँ, 10%। बेशक इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, ना कि जो हम दे रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली अब कोई कंपनी 10% डिवेंचर्स इश्यू कर रही है और मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात में 10% की एक्सपेक्टेशन में ही उम्मीद वहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। भाई कंपनी ने तो पहले ही बता दिया कि ये मेरा डिवेंचर 15% वाला है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन 15% है, तभी तो मैं वहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर्स आपने लिखा 15% प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो अब कंपनी ने इशू किए, अब मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने देख लिया कि प्रेफरेंस शेयर्स 15% वाले हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन अगर 15% ही है तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब पहले से एक थोड़ा सा अंदाजा हमारे पास होता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होगी। लेकिन इक्विटी कैपिटल के मामले में आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा कि वे 15% इक्विटी शेयर, या कभी लिखे हुए देखा है तो बताओ, तो ऐसा आपने कहीं पे भी नहीं देखा। तो इक्विटी कैपिटल के केस में समस्या ये है कि पहले से कुछ भी अंदाजा नहीं है। इक्विटी वालों को तो क्या मिलता है कि जो हमारी ऑपरेटिंग इनकम है उसमें से हमने इंटरेस्ट की, टैक्स की पेमेंट कर दी, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को भी दे दिया, तो जो सबसे लास्ट में बचा वो उनका है। तो इस बेस पर उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हो, उनकी एक्सपेक्टेशंस को हम किस तरह से निकालें। तो यहाँ पर एक अलग अलग अप्रोचेज काम करती है, और उन अप्रोचेज के बेस पर ही हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, जिसे हम KE से डिनोट करते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल जिसे हम डिनोट करते हैं KE से। तो अब इसकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, उस पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकाली जाती है, और हम सभी को सीखेंगे, और एग्जाम में जो क्वेश्चन जिस तरह का होगा उसी तरह का फिर मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो ये एक तरह से बेस में मानता हूँ इसको आप अच्छे से समझे जरूर। तो देखिए, सबसे पहली जो विचारधारा इसमें आती है, दैट इज कॉल्ड अर्निंग यील्ड अप्रोच। अर्निंग यील्ड अप्रोच, ये अर्निंग यील्ड अप्रोच क्या कहती है? ये कहती है कि जितनी अर्निंग आप अर्न कर रहे हो, ठीक है, वही आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगी। आप इन्वेस्टर्स पर जो कुछ कमा रहे हैं वही आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाएगी। अब एक चीज तो मैं यहाँ पहले इसको शुरू करूँ उससे पहले आप सभी को क्लियर कर दूं, हम कॉस्ट ऑफ डेट निकाल रहे थे ऐसे कि इंटरेस्ट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स। हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे निकाल रहे थे, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स। हम बार बार ये एनपी यानी कि नेट प्रोसीड्स यूज कर रहे थे, और नेट प्रोसीड्स क्या थी कि जो आपकी फेस वैल्यू है उसमें प्रीमियम जोड़ा, डिस्काउंट घटा दिया, फ्लोटेशन चार्जेस घटा दिए। लेकिन इक्विटी कैपिटल के केस में नेट प्रोसीड्स को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, नेट प्रोसीड से कोई लेना देना नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसके पीछे रीजन है कि इक्विटी शेयर्स है कितने का वो एक अलग अमाउंट है, और बिक कितने में रहा है वो अपने आप में एक अलग अमाउंट है, ठीक है। अब आप इस तरह से अंदाजा लगाइए, मान लीजिए मैं कहता हूँ कोई शेयर है, मान लीजिए मारुति सुजुकी लिमिटेड का शेयर है, मारुति लिमिटेड का एक शेयर, आप मार्केट में अगर आप देखेंगे लगभग इसके 6500 से 7000 के आसपास का प्राइस आपको मिलेगा, लगभग इस रेंज में बिक रहा होगा। लेकिन फेस वैल्यू कितने की है, शेयर है कितने का? 5 रुपए का, 5 रुपीज। तो कहाँ 5 रुपए, कहाँ 6500 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा फर्क है, और लगभग सभी शेयर्स में ही आपको इसी तरह का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है।
आप कोई भी कंपनी आप उठाइए, सभी में आपको इस तरह का डिफरेंस आपको मिले। तो मार्केट प्राइस अलग होगा और जो फेस वैल्यू है वो अलग मिलेगी, यानी कि फेस वैल्यू के बेस पर तो हम कॉस्ट निकाल ही नहीं सकते। अब मैं निकाल किसके लिए रहा हूँ? इन्वेस्टर के लिए। अब जाहिर सी बात है, मैं अगर एक इन्वेस्टर हूँ और मैंने किसी कंपनी का शेयर मार्केट से 2000 रुपए का खरीदा है, तो भाई मेरे लिए तो 2000 का है, चाहे वो एक्चुअल वैल्यू उसकी 2 रुपए रही हो, 4 रुपए रही हो। तो मुझे अगर 2 रुपए पर कोई 20 पैसा रिटर्न देके कहे कि लो भाई तूने 20 पैसे रिटर्न देकर यूं कहे कि लो भाई तूने जो है 2 रुपए पर 20 पैसे कमा लिए, ठीक है, एक तरह से भाई तुमने 10% का रिटर्न कमा लिया। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, ठीक है, क्योंकि भाई मैंने तो उसको कितने का खरीदा है? 2000 रुपए का। मेरे लिए तो ये वैल्यू कंसिडर करते हैं। इसलिए जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल पढ़ेंगे तो नेट प्रोसीड्स पर कोई ध्यान नहीं देंगे। अब हम सिर्फ मार्केट प्राइस, सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्राइस की बात करेंगे कि ये इक्विटी शेयर्स का मार्केट प्राइस कितने का है, कितने में मिल रहा है। तो अर्निंग यील्ड अप्रोच क्या कहती है, जरा आप उसको समझिए। ठीक है, अर्निंग यील्ड अप्रोच ये कहती है, अर्निंग यील्ड अप्रोच के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल होती है दैट इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, ईपीएस डिवाइड बाय एमपीएस। इसे लिखा जाता है ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस। तो अर्निंग पर शेयर को आप मार्केट प्राइस पर शेयर से डिवाइड कर दें। लेकिन मार्केट प्राइस कौन सा वाला मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस वो जितने में मैंने इसको खरीदा है, जितने में शेयर्स अभी बिक रहा है। ठीक है, तो जो करंट मार्केट प्राइस है उसको इस पूरे चैप्टर में मैं यूज करूंगा, उसके लिए टर्म करंट मार्केट प्राइस के लिए मैं पी यूज करूंगा, P0। ठीक है, P0 लिख लो चाहे MP0 लिख लो। करंट मार्केट, MP मतलब मार्केट प्राइस, 0 मतलब करंट, करंट मार्केट प्राइस। तो MP0 या सिर्फ P0, 0 का मतलब आज के पीरियड का, P1 का मतलब 1 साल बाद, P2 का मतलब 2 साल बाद। तो इसलिए के इक्वल टू हो जाएगा अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाई MP0, और इससे मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकाल। अब आप ध्यान से देखें इसको, एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था लीवरेज के टाइम में, जिसे हम पीई रेशो बोल रहे थे, प्राइस अर्निंग रेशो। और ये था P फॉर प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर, E फॉर अर्निंग यानी कि अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब जरा गौर से देखें तो ये पीई रेशो तो है एमपीएस डिवाइड बाई ईपीएस, और केई है ईपीएस डिवाइड बाई एमपीएस। मैंने केई लिखते टाइम एक तरह से इस प्राइस अर्निंग रेशो को उल्टा करके नहीं लिख दिया। ठीक है, इस उल्टा करने को बोलते हैं रेसिप्रोकल करना। ठीक है, रेसिप्रोकल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम, व्युत्क्रम आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यानी कि मैं यहाँ ये कह सकता हूँ दस KE is the reciprocal of price earning ratio। KE जो है प्राइस अर्निंग रेशियो का रेसिप्रोकल होती है, यानी कि 1 डिवाइड बाय PE रेशियो कर दो तो क्या बन जाएगी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बन जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो पीई रेशियो कोई मुझसे कहे कि इसका पीई रेशियो 8 टाइम्स है, पीई रेशियो मिलता है टाइम्स में, तो केई कितनी हो जाएगी? 1/8। तो 1 को 8 से डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू हो जाएगा 0.125, यानी कि 12.5% हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल हो जाएगी इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग, जो जिसको हम बोलते हैं अर्निंग अप्रोच। ठीक है, तो आई थिंक अर्निंग अप्रोच क्लियर होगी। ये जो हमने पढ़ा है इसे कहते हैं अर्निंग अप्रोच या अर्निंग यील्ड अप्रोच। अर्निंग अप्रोच, अर्निंग यील्ड अप्रोच भी बोल सकते हैं इसको।
ठीक है, अर्निंग अप्रोच या अर्निंग यील्ड अप्रोच। अब आगे बढ़ते हैं। अब अर्निंग कितनी हुई, एक्चुअली ये भी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता इन्वेस्टर के लिए देखा जाए तो। अब कोई कंपनी है, देखो कंपनी के इन्वेस्टर्स, अब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के नजरिए से मत देखो, ठीक है। आजकल तो अब आप ये देखते हो शेयर्स में क्या होता है, आपने खरीदा 50 रुपए का खरीदा, ठीक है, 3 महीने बाद 50 का प्राइस बढ़कर 60 हो गया, आप बेच कर निकल जाएंगे, ठीक है। कोई दूसरा खरीद लेगा, फिर दूसरे से कोई तीसरा खरीद लेगा, फिर जब मेरे हिसाब से प्राइस जाएगा मैं फिर से खरीद लूंगा, ऐसे चलता रहता है, ठीक है ना। तो अब हम बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक उस शेयर्स को अपने पास रखते नहीं है, तो जब रखते नहीं है तो अब उस कंपनी के मालिक होकर भी, एक तरह से शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं, लेकिन मालिक वाली फीलिंग तो नहीं लाते। अगर हम रियल में अपने आप को मालिक समझे, तो अगर हमारी कंपनी अगर पैसा कमा रही तो पैसा किसका है, हमारा। लेकिन हम तो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव ज्यादा रखते हैं कि 50 का खरीदा, जैसे 60 रुपए भाव आ गया बेच दिया, अब कंपनी ने कितना कमाया मुझे इससे मतलब नहीं, मेरे को तो इससे मतलब कि मैंने कितना कमाया। तो ये अर्निंग जो होती है ना, जो नेट इनकम बचती है, ठीक है, उसमें से कुछ हिस्सा तो डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाता है और कुछ हिस्सा अपने पास बचा लिया जाता है, जिसे रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। अब मान लो कंपनी ने तो इनकम कमाई थी 10 लाख, अब डिविडेंड के रूप में बांटी उसने 4 लाख, 6 लाख रुपए बचा लिए कंपनी ने। अब एक मेरे को हमेशा इस कंपनी में रहना हो तब तो चलो मैं कहूँगा कोई बात नहीं, ये पैसे भी अपने ही है, इसके हिस्सेदार भी हमें। लेकिन मैं अगर ये नजरिया ऐसा रख रहा हूँ कि 3 4 5 महीने बाद जैसे ही प्राइस आएगा मैं बेच कर निकल जाऊंगा, तो मुझे कंपनी की इस अर्निंग से कोई फायदा नहीं होने वाला। मुझे तो उससे फायदा जो मेरे हाथ में आ गया, जो मुझे मिल गया डिविडेंड, ठीक है। तो इसलिए जो अगली अप्रोच है वो ये कहती है कि भाई अर्निंग पर नहीं, डिविडेंड के हिसाब से बात करो, ठीक है। तो दूसरी अप्रोच का नाम है, इसमें जो दूसरी अप्रोच पढ़ी जाती है, डिविडेंड यील्ड अप्रोच। डिविडेंड यील्ड अप्रोच, ठीक है, लाभांश आय विचारधारा हम इसको बोलते हैं। और ये सिंपली क्या कहती है, यहाँ जो मार्केट प्राइस का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल होगी, डिविडेंड जितना आप डिविडेंड देंगे, देखो प्रेफरेंस शेयर्स के लिए तो हम पीडी यूज कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड के लिए तो, और यहाँ अंतर करने के लिए इक्विटी डिविडेंड को जस्ट डी लिखते हैं, तो डिविडेंड डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस, जितने में तुमने खरीदा और जितना रुपया तुमने डिविडेंड दिया, वो तुम्हारी डिविडेंड यील्ड अप्रोच है। यहाँ ये एजम्पशन ये मान लेती है कि डिविडेंड जितना दे रही है कंपनी उतना ही देती रहेगी। अगर 10 रुपया डिविडेंड दे रही है तो हर साल 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया उतना ही डिविडेंड देती रहेगी, उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। इफ ग्रोथ रेट इज नॉट गिवन, जिसको हम यूं भी कह सकते हैं कांस्टेंट डिविडेंड। कांस्टेंट डिविडेंड, जब डिविडेंड कांस्टेंट रेट से पे किया जा रहा हो, कोई ग्रोथ रेट नहीं हो रही हो, कोई ग्रोथ नहीं हो, तो सिंपली कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल आप क्या करो कि भाई किसी कंपनी का शेयर मैंने भाई खरीदा 100 रुपए का खरीदा और उस कंपनी ने मेरे को 5 रुपए डिविडेंड दे दिया, तो 5 डिवाइड बाय 100 ये मेरे लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल हो जाएगा। लेकिन ये वाली अप्रोच भी बहुत कम यूज होती है। अब देखो मैं तीसरी अप्रोच जिस पर जा रहा हूँ वो बेस है पूरी तरह से, वो सबसे ज्यादा हमें इस पर टाइम भी लगाना है, उसको सबसे ज्यादा अच्छे से समझना है। तो तीसरी अप्रोच जो है वो कहलाती है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ अप्रोच, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, ठीक है, या अप्रोच कह सकते हैं। अब ये क्या होती है जरा इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ, ये अप्रोच कहती है भाई कि देखो जो डिविडेंड आपको देना है वो तो देना है ही, साथ में डिविडेंड बढ़ने की भी तो उम्मीद रखते हैं शेयर होल्डर, साथ में ये भी तो उम्मीद करते हैं कि भाई अगली बार कुछ हमें रिटर्न एक्स्ट्रा भी मिलेगा, बढ़कर भी मिलेगा,
कंपनी कुछ ग्रो भी करेगी, ऐसा नहीं कि हर बार हमें उतना ही रुपया पकड़ाती रहेगी। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि कंपनी ने आपको 10 रुपया डिविडेंड दिया और हम 10% की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। अगली बार जाहिर सी बात है हम डिविडेंड कितना चाहेंगे, 10 पर 10% जोड़कर 11 रुपया। अगली बार कितना चाहेंगे, इस 11 में 10% जोड़कर 12 रुपया 10 पैसा। अगली बार कितना चाहेंगे, इसमें फिर से 10% जोड़ दो, इस एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग डिविडेंड चाहेंगे। और अब ये डिविडेंड इस तरह से बढ़ते रह सके, इसके लिए कंपनी को ग्रोथ करना भी जरूरी होगा। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कैसे निकालेंगे कि जो डिविडेंड देना है, जो डिविडेंड मिलना है, जिसकी उम्मीद है, वो डिवाइडेड बाई MP0 यानी कि करंट मार्केट प्राइस, और प्लस जितनी ग्रोथ चाहिए। अब इनके सब पॉइंट्स को मैं अलग अलग आपको समझाऊंगा। अब डी, कौन सा डी, 10 रुपया, 11 रुपया या 12 रुपया? वहां तो सारा डिविडेंड हर साल क्या मिल रहा था, पिछले वाले फॉर्मूले में तो 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, इसे जस्ट डी लिखने से काम चल गया था। लेकिन यहाँ 10 रुपया या 11 रुपया या 12 रुपया 10 पैसा, कौन सा वाला डिविडेंड, ये हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ हम कहेंगे D1, यानी कि वो डिविडेंड जो आगे मिलने की हम उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, वो वाला डिविडेंड यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इसको एक बार डिटेल में समझते हैं, इस पूरे फॉर्मूले को। इसको ड्राइव जो कैसे किया जाता है, उसके लिए मैंने एक गॉर्डन पर, एक्चुअली गॉर्डन मॉडल से ड्राइव हुआ है, जो डिविडेंड अप्रोच में आप पढ़ेंगे। तो डिविडेंड ग्रोथ, जो डिविडेंड का जो गॉर्डन मॉडल है, उस पर एक वीडियो है, वहां पर पूरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से हमने इसको ड्राइव करके बताया हुआ है। आप चाहे तो वहां उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। ठीक है, अभी तो फिलहाल अब आप इसके जो कंसेप्ट है उनको समझ ले, वो जरूरी है। तो D1 क्या है, पहले ये समझ लो। D1 का मतलब क्या है? D1 को हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड, यानी कि अभी जो मिलने की उम्मीद है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड टू बी पेड at the end of period, at the end of period या ईयर, कि जो डिविडेंड मुझे अब आगे मिलने की उम्मीद है, ठीक है, उसको मैं D1 बोल रहा हूँ कि अब अगला मिलने वाला डिविडेंड, नेक्स्ट जो मिलेगा। अब ये D1 निकलता कैसे है? ये D1 निकलता है D0, जो पिछला डिविडेंड था उसमें ग्रोथ रेट जोड़ 1 + G। ठीक है, अब देखो एक तरह से मान लो पिछला डिविडेंड आपने पे किया, D0 का मतलब है जो आपने लास्ट में, कंपनी ने पिछली बार कितना डिविडेंड पे किया, D0 है लास्ट डिविडेंड पेड, कि अंतिम डिविडेंड कितना मिला। अब समझो, मान लो D0 अगर तुम्हारा 8 रुपया है और ग्रोथ रेट 10% है, वो 10% की रेट से बढ़ता है, तो D1 कितना हो जाएगा, वही जरा बताना। D1 हो जाएगा D0 1 + G, यानी कि 8 में 10% जोड़ दो, 1 + 0.1, तो ये हो जाएगा 8 रुपया 80 पैसा अगला डिविडेंड हो जाएगा जो मुझे मिलने की उम्मीद है। ठीक है, और उससे अगला डिविडेंड कितना मिलेगा, D2 कितना हो जाएगा। D2 मुझे निकालना, तो मैं क्या करूं, जो पिछला डिविडेंड कितना मिला अब इससे, D1 1 + G, यानी कि 8 रुपये 80 पैसे में 1 + 0.1 कर दो, यानी कि 8 रुपये 80 पैसे को 8.8 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9.68, 9 रुपया 68 पैसा। ये दूसरे वर्ष के अंत में डिविडेंड मिलने की उम्मीद है, अगर इसी रेट से ग्रो करता रहा तो। और D3 कितना होगा, D3 हो जाएगा D2 1 + G, यानी कि 9 रुपये 68 पैसे में 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.1, ये हो जाएगा भाई 10 रुपया 648, 10 रुपये 64 पैसे। ठीक है, तो अब आपको एक बात समझ में ये आ गई। ठीक है, इन सभी टर्म्स को हम यूज करेंगे, बेस है पूरा एक तरह से समझ लो। ठीक है, आगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन में बहुत काम आएगा। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ D0 मतलब
लास्ट डिविडेंड पेड, जो हमने अंतिम डिविडेंड पे किया था, लास्ट डिविडेंड पेड, ठीक है। और D1 कैसे निकालते हैं, D0 को 1 प्लस जी से गुना कर दो तो D1 आ जाता है। D2 चाहिए अगले साल का डिविडेंड, दूसरे साल का, तो D1 को 1 प्लस जी से गुना कर दो तो D2 आ जाता है। D3 चाहिए तीसरे साल का डिविडेंड कितना होगा, तो D2 को 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई कर दो एंड सो ऑन। इस तरह से आप कितने भी वर्षों तक के डिविडेंड निकाल सकते हो अगर ग्रोथ रेट वही बनी रहती है तो, ठीक है। तो जो फॉर्मूला मैंने लिखा था के ई इक्वल टू D1 डिवाइड बाय MP0 और प्लस जी, ठीक है। इसमें इस D1 को आप अच्छे से समझ गए कि D1 क्या है और कौन सा वाला लेना है, ठीक है। हमें कौन सा लेना है कि अभी जो लास्ट से दिया उससे नेक्स्ट जो मिलना है। अब जरा इस MP0 को समझते हैं। MP0 क्या है, दिस इज करंट मार्केट प्राइस, आज जो मार्केट प्राइस है वो, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस, आज का जो मार्केट प्राइस अवेलेबल है। अब जरा देखिए जरा कैसे निकला है, वैसे तो इसका फॉर्मूला है, ठीक है, और वो फॉर्मूला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से निकला है बेसिकली तो, ठीक है। बट मैं अभी यहाँ उसको लेके नहीं बैठूंगा, वो डिटेल में चला जाएगा, उसको गॉर्डन मॉडल के टाइम मैं आपको डिटेल में फिर से बताऊंगा। और वैसे मैं एक बार उसको बता चुका हूँ, उस पर वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ, तो आप चाहे तो वहाँ से देख भी सकते हैं। अब सिंपल देखो इसको ड्राइव कैसे करना है, फिलहाल यहाँ से देख लो आप, D1 डिवाइड बाई MP0 और प्लस जी, ठीक है। अब यहाँ से देखो इस ये के ई है और ये जी है, इधर लिया हूँ इस जी को, तो के ई माइनस जी इक्वल टू हो जाएगा D1 डिवाइड बाई MP0, ठीक है। अब जरा देखो आगे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। MP0 इक्वल टू हो गया D1 डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी, ठीक है। क्या किया है मैंने किया है MP0 इससे मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट में के ई माइनस जी हो गया इक्वल टू यहाँ पर D1 बच गया था। तो जब MP0 यहाँ रखा तो MP0 इक्वल टू हो गया D1 डिवाइड बाई के ई माइनस जी। अब ये तुम्हारे याद रखने लायक चीज है, बाकी कोई अलग से याद रखने वाली बात नहीं है, यहीं से ड्राइव हुआ है, जो आपने बेस फॉर्मूला पढ़ा सब वहीं से ही निकला, ठीक है ना। तो अब जरा देखो इसका अभी हम और यूज सीखेंगे। तो हमने समझा कि MP0 करंट मार्केट प्राइस के लिए कौन सा चाहिए, आज वाला प्राइस चाहिए, जीरो प्राइस, जीरो का मतलब आज, टुडे, टुडे। तो डिविडेंड कौन सा होना चाहिए, एक साल बाद वाला, एक्सपेक्टेड, नेक्स्ट, ए ई माइनस जी। अब आपके काम की बात बता रहा हूँ। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा बताओ भाई एक साल बाद मार्केट प्राइस कितना होगा, MP1, MP1 लेना, देखो यहाँ MP0 है तो यहाँ D1 और MP1 है तो यहाँ हो जाएगा D2, और D2 निकालना मैं आपको बता ही चुका हूँ, के ई माइनस जी। दूसरे साल बाद मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, D2 के ई माइनस जी हो जाएगा। आपसे पूछूं मैं बताओ भाई दो साल बाद मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, तो D3 के ई माइनस जी हो जाएगा। अगर मैं कहूँ MP3 3 साल बाद मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, तो D4 के ई माइनस जी एंड सो ऑन, और इसी तरह से ये चलता रहेगा आगे तक। आई थिंक अब आपको ये बात भी समझ में आ गई, ये जो मार्केट प्राइस है वो क्या होता है और किस तरह से हम निकाल रहे हैं, है ना। MP3 अगर आपको चाहिए तो यहाँ आपको करना है D4 के ई माइनस जी, ठीक है। बशर्ते यहाँ जो ग्रोथ रेट है वो हर साल सेम रहनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। अगर ग्रोथ रेट कभी 10% है, कभी 12% है, कभी 15% है, फिर बात चेंज हो जाएगी, फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अभी मैं कांस्टेंट ग्रोथ से बात कर रहा हूँ, तो वहां पर ये MP3 इस तरह से आप निकाल सकते हैं।
अब तीसरी चीज क्या रहेगी इस फॉर्मूले में, मैंने तीनों फैक्टर्स अलग अलग बताने के लिए बोला था कि मैं तीनों चीजें अलग से बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है मैं फिर से यहाँ देखो के ई वाला जो फॉर्मूला है D1 डिवाइड बाई MP0 प्लस G, और इसमें हर चीज को मैंने वन बाय वन अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया। D1 के बारे में बता दिया, MP0 के बारे में। अब G को समझिए, G है क्या। G मतलब ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का मतलब है कि कंपनी किस रेट से ग्रो कर रही है, ठीक है। किस रेट से कंपनी ग्रो कर रही है वो ग्रोथ रेट। अब वो हमें एस्टिमेट करना पड़ता है। अब ये ग्रोथ रेट आप कैसे कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये सब चीजें आपको काम आएगी। एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ रेट, ठीक है। इफ नॉट गिवन, अगर नहीं दे रखी है तो देखो एक तरीका तो इसका ग्रोथ रेट एस्टिमेट करने का ये होता है, ठीक है। फर्स्ट मेथड, इसकी एक और नाम भी है इसको, ठीक है ना। जैसे अभी ये डिविडेंड अप्रोच चल रही है, उसी में इसको एक और नाम भी दिया जाता है, उसे बोलते हैं रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, कि जो कुछ मिल चुका है उसके बेस पर ही एक अंदाजा लगा लेना, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच बोलते हैं उसको, ठीक है। इसको मैं सीधा आपको एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल मैं इसमें दे रहा हूँ और उससे आपको समझाता हूँ कि रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच किस तरह से काम करती है। अब मान लीजिए मैंने कहा कि कोई एक शेयर है, उसका करंट मार्केट प्राइस आज जो बिक रहा है वो शेयर, वो बिक रहा है भाई 150 रुपए, 150 रुपीज, और ये ईयर्स है और ये हैं डिविडेंड्स, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वर्ष है जिसमें डिविडेंड दिया गया है। कितना दिया गया है, 10 रुपया 50 पैसा, ठीक है, डिविडेंड पर शेयर। 11 रुपया 2 पैसा, 11 रुपया 52 पैसा, 12 रुपया 16 पैसा, ठीक है, 12 रुपया 76 पैसा और 13 रुपया 40 पैसा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालिए इसे। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के लिए मुझे चाहिए D1 डिवाइड बाय MP0 प्लस G, ठीक है। पहले ग्रोथ रेट चाहिए। अब ग्रोथ रेट में कैसे निकालूं उसकी ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट 10 रुपये 50 पैसे से शुरू हुई थी और 13 रुपये 40 पैसे हो गई, ठीक है। तो इसको एक तो एस्टिमेट करने का देखो बिल्कुल रफ सा तरीका है, आप चाहो तो उसको यूज कर लो। वो होता है कि D1 आपको पता है D0 1 प्लस जी होता है, तो आप इनमें से कोई भी दो डिविडेंड ले लो कंटिन्यूटी में, ठीक है। एक दो पेयर पर ट्राई करना। तो मान लो इन दोनों को मैं देखूं तो इसमें ये पिछला डिविडेंड है, ये अगला डिविडेंड है। 13 रुपया 40 पैसा हो गया, पहले था 12 रुपया 76 पैसा, ठीक है। किस ग्रोथ से बढ़ा होगा कि ये इतना हो गया, तो 1 प्लस जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 रुपये 40 पैसे 12 रुपये 76 पैसे से डिवाइड हो जाएगा, 13.4 डिवाइड बाई 12.76, ठीक है। तो ये वैल्यू बन गई भाई 1.051 है। और जी चाहिए तो जी कितना हो जाएगा 1.051 माइनस 1, यानी कि 0.051। मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, ये आ गई 0.051, यानी कि 5%। ये एस्टिमेट हो गया। ग्रोथ रेट कितनी है हमारी 5%। एक तो इससे भी काम चल जाए।
बाकी वैसे एक्यूरेटली चाहिए तो फिर ये ज्योमेट्रिक एवरेज आपको निकालनी पड़ती है, यानी कि आप ये कहेंगे 13.40 अंतिम डिविडेंड मिला, सबसे पहला डिविडेंड कितना मिला, 10 रुपया 50 पैसे मिला, ठीक है, और इंटू 1+G, और 1+G की पावर कितनी बार चेंज हुआ, कितनी ग्रोथ लगी। देखो एक साल से लेकर 6वें साल तक पहली ग्रोथ कब बढ़ी, पहले से दूसरे साल तक एक बार यहाँ बढ़ा, 2 3 4 5, पहले साल जो मिला था वो तो मिल ही गया, अब दूसरे साल मिला वो बढ़कर मिला, तो एक बार तो यहाँ भी बढ़ा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, तो जितनी नंबर ऑफ ग्रोथ्स लगती है, ठीक है, नंबर ऑफ ग्रोथ, ठीक है, यानी कि 13.40 इक्वल टू 10.50 1+G पावर 5, ठीक है, और अब इसको G के लिए सोल्व करना है, इससे एंटी लॉग, लॉग और एंटी लॉग से सोल्व करेंगे। 13.40 को 10.50 से डिवाइड करना है, ठीक है, फिर उसकी पावर 1/5 करके देखिए, उसको सोल्व करिए, और ये 1+G की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से G की आ जाएगी। बाकी अभी आप सिर्फ इससे भी काम चला लें तो आपका काम चल जाएगा, क्विक हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ G की वैल्यू आपको अगर यहाँ से चाहिए एक्यूरेट तो 1+G पावर 5, ठीक है, इक्वल टू मिलेगा 13.40 डिवाइडेड बाई 10.50, और फिर 1+G की वैल्यू चाहिए आपको, तो वो कहाँ से आएगी, फिर वही 1+G की वैल्यू आ जाएगी 13.40 डिवाइड बाई 10.50, इसकी पावर 1/5, और फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको, कैसे, लॉग से। आप लेंगे 1/5 log 13.40 माइनस 10 log 10.50, ठीक है, और जो आए फिर उसका एंटी लॉग, ठीक है, ये 1+G की वैल्यू आएगी। G की वैल्यू निकालने के लिए फिर इसमें से -1 और कर देना, ऐसे होगा, एक्यूरेटली चल रहा है तो। नहीं तो ये अपना तरीका बढ़िया है, रफ से एस्टिमेट वाला, 2 मिनट लगी और हमने एस्टिमेट कर लिया कि भाई ग्रोथ रेट कितनी आ गई, 5%। आपके लिए अभी ये मैंने इसको शुरू कर ही दिया है, तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा ही करवा दूं फिर। तो अब यहाँ देखो मेरे पास करंट मार्केट प्राइस इन्होंने दिया, MP0 मुझे दिया, MP0 इस क्वेश्चन में है 150, ठीक है। अच्छा, और क्या है इसके अलावा, मुझे D1 चाहिए। ग्रोथ रेट मैंने अभी एस्टिमेट की है आपके सामने 5%, ठीक है, 5% दो उससे ले लिया। और क्या चाहिए मुझे, D1 चाहिए। अब सोचने वाली बात है, पिछले 6 वर्षों की बात कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6वें वर्ष मैंने डिविडेंड दिया 13 रुपया 40 पैसे, पुराने 6 वर्षों की बात है। तो ये 13 रुपये 40 पैसे एक्चुअल में क्या है, ये D0 है। ये ध्यान से देखो तो भाई, मैं पुराने 6 वर्षों की बात कर रहा हूँ। अभी हम 2020 में, मैं कह रहा हूँ 2015 में इतना दिया, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, और ये 2019 में डिविडेंड देकर आया हूँ मैं। तो 2020 में कितना दूंगा, तो 2020 के डिविडेंड के लिए मेरा पिछला डिविडेंड हो गया ना, लास्ट डिविडेंड। तो D1 कैसे निकाल लोगे आप, D0, ठीक है, और 1+G, अभी हम समझ कर आ रहे हैं। तो D0 है 13.40 और इसमें 5% ऐड कर दो 1.05, तो 13.40 में 5% ऐड कर दिया 14.07, ये मेरे लिए D1 आ गया, ठीक है। और अब निकाल दीजिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, बिल्कुल सिंपली निकल जाएगी। तो सारे फैक्टर्स आ गए हमारे पास। K इक्वल टू हो जाएगा 14.07 डिवाइड बाय 150 प्लस G यानी कि 5%, G है 5%, उसको लिखेंगे 0.05, 5% को लिखेंगे 0.05, तो 14.07 डिवाइड बाय 150 प्लस 0.05, ये वैल्यू आती है 14.38%,
0.1438 आएगी एक्चुअल में, तो 14.38% इस तरह से आ जाएगी। अब जरा उसको मैं आगे भी इम्प्लीमेंट करके बताऊं। अब मैं आपसे यूँ पूछ लूँ, बताओ ये शेयर 1 साल बाद कितने का मिलेगा भाई? MP1 में आपसे पूछूं तो MP1 के लिए क्या चाहिए आपको? D2 चाहिए ना, D2 AE माइनस G। अब D2 कितना है? ठीक है, D2 कैसे निकालेंगे? D1 कैसे निकाला अभी आपने? D1 निकाला 14.07, इसमें D2 निकालना है तो 14.07 में 1 प्लस 0.05 ऐड कर दो, सॉरी से मल्टीप्लाई कर दो। तो 14.07 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.05 से, ठीक है, तो 14.773 हो गया। तो अब यहाँ पुट कर दो भाई, D2 हो गया 14.773, KE हमने निकाली 0.1438 और G कितनी है? 5%, यानी कि 0.05। तो वही 14.773 को डिवाइड कर देना, यहाँ 14 में से ये लेस हो जाएंगे तो कितने देंगे? 0.938। 14.773 को डिवाइड कर दिया 0.0938, ये वैल्यू आती है 157.5, यानी कि ये शेयर आपको 1 साल बाद मिलना चाहिए 157 रुपया 50 पैसे। तो ग्रोथ रेट एक तो इस तरह से निकाली जा सकती है जिसे रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच हम बोलते हैं। एक और तरीका इसका जो होता है वो कैसे निकालते हैं कि ग्रोथ रेट होती है, ऐसे समझो कि मान लो हमारे पास 10,000 रुपये हो नेट इनकम, ठीक है, या आपने किसी बिजनेस में 10,000 रुपये कमाए और सारे के सारे 10,000 रुपये खर्च कर दिए, ऑल एक्सपेंस आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, खर्च कर दिए, ठीक है, तो आपके पास सेविंग क्या हुई? कुछ भी नहीं। तो आपके बिजनेस में अगले साल इनकम बढ़ने की उम्मीद है? नहीं। तो इनकम बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ सेविंग करनी पड़ेगी, कुछ रुपये अपने पास बचाना पड़ेगा। अब मान लो आपने इस 10,000 रुपये में से 6,000 रुपये तो खर्च करेगा तो 4,000 रुपये अपने पास बचा लिए, तो बिजनेस के ग्रोथ करने की उम्मीद है। लेकिन ये 4,000 रुपये आपने अपने पास बचा कर रख दिए बस, फिर कुछ नहीं किया तो भी कोई ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन इन 4,000 रुपये को आपने इन्वेस्ट कर दिया मान लो 10% की रेट पर कहीं, तो 400 रुपये बढ़ जाएंगे, 400 रुपये की ग्रोथ हो जाएगी। यही चीज कंपनी में लागू करके देखो, ये एक तरह से नेट इनकम है और ये है डिविडेंड। अगर आपने डिविडेंड बांटा 6,000 और 4,000 रुपये अपने पास बचा लिया, ठीक है, जिसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, और उस रिटेन्ड अर्निंग को आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो वहां से आपकी कंपनी ग्रो कर सकेगी। तो इसके बेस पर जो ग्रोथ रेट है वो एक और भी तरीके से निकाली जाती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट होती है भाई रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटेंशन रेशियो क्या होता है? एक रेशियो को आप पढ़ेंगे, डीपी रेशियो पढ़ेंगे, डिविडेंड पेमेंट रेशियो, डिविडेंड पेमेंट या पे आउट रेशियो। ये बताता है मान लो आपकी अर्निंग पर शेयर मान लो 10 रुपया है और आपने डिविडेंड दिया इसमें से 7 रुपये, तो अपनी अर्निंग में से कितना डिविडेंड दिया आपने? 10 में से 7, 70% तुम्हारा हो गया डीपी रेशियो, ठीक है। तो रिटेंशन रेशियो क्या होता है? जितना नहीं दिया, रिटेंशन रेशियो होता है जितना डिविडेंड नहीं दिया, यानी कि 1 माइनस डीपी रेशियो। तो भाई 70% डिविडेंड दिया तो इसका मतलब 30% बचा लिया, उसको बोलते हैं रिटेंशन रेशियो। तो अब तुम्हारे जो रिटेंशन रेशियो, मान लो तुमने 30% बचा लिया यानी कि 0.3, और उसको मान लो तुमने कहीं 15% की रेट पर इन्वेस्ट कर दिया तो गुना 0.15, तो 0.3 को 0.15 से गुना करोगे तो 0.045,
यानी कि 4.5% ये तुम्हारी ग्रोथ रेट बन जाएगी। तो इस बेस पर ग्रोथ रेट क्या होती है, जी सिंपल शॉर्ट में बोलो तो जी इक्वल टू बी आर। ठीक है, शॉर्ट में बोलेंगे जी इक्वल टू बी आर। जी का मतलब ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट। बी का मतलब रिटेंशन रेशो, और आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और कहीं कहीं जहां डिविडेंड टैक्स दे रखा हो वहां ग्रोथ रेट एक और भी तरीके से निकाली जा सकती है, वैसे उसका बहुत कम यूज होगा। तो एक तरीका और भी है ग्रोथ रेट निकालने का, दैट इज जो अर्निंग पर शेयर है उसमें से जितना मैंने डिविडेंड दे दिया भाई, डिविडेंड पर शेयर, उसमें डिविडेंड टैक्स भी है तो डिविडेंड टैक्स भी जोड़ दिया 1+DT और डिवाइड बाई मार्केट प्राइस, कि आज के मार्केट प्राइस पर मैंने इसको इन्वेस्ट कर दिया। मेरे पास 10 रुपये अर्निंग थी, मैंने 5 रुपये डिविडेंड बांट दिया और डिविडेंड पर 10% टैक्स लग रहा था, तो 1+0.1 डिविडेंड टैक्स, यानी कि 5 की बजाय मेरी पॉकेट से निकले 5 रुपये 50 पैसे। और आज शेयर है मान लो अगर 200 रुपये का, तो ग्रोथ कितनी होगी, कितनी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 10 में से 5.5 चले गए 4 रुपये 50 पैसे, और डिवाइड कर दो इसको 200 से। ठीक है, ये मेरी ग्रोथ रेट कहलाएगी। तो 3 तरीके से ग्रोथ रेट जनरली हम निकालते हैं, या तो हमें पिछले कुछ वर्षों के डिविडेंड दे रखे होते हैं, जैसा कि मैंने रियलाइज्ड इन अप्रोच में बताया ऐसे। ठीक है, और वहां हम 2 डिविडेंड्स के डिफरेंस को लेकर निकाल लेते हैं। सिंपल सी बात वाली समझ लो, ये जो मैंने यहाँ करके दिखाया आपको ये वाला। ठीक है, कि D1 कोई लास्ट के 2 उठा लो, D1 D0 1+G, और यहाँ से G की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। या दूसरा तरीका जो हो सकता है वो हो सकता है आपको बताया ग्रोथ रेट इक्वल टू होती है, उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ रेट होती है BR। ठीक है, ये वाला जो भी हमने समझा, और तीसरा ये वाला हो सकता है। इस तरीके से हम ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा ये आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल फाइंड आउट करने का डिविडेंड मॉडल था, डिविडेंड के बेस पर। एक तरीका इसका CAPM मॉडल और होता है, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। नेक्स्ट टाइम उस पर थोड़ा सा समझेंगे और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग को समझेंगे। CAPM डिटेल में अभी हम यहाँ करेंगे नहीं, डिटेल में हम उसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में करते हैं, वहाँ पूरा अलग से इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल की जो आपके डिविडेंड और अर्निंग बेस्ड अप्रोच है वो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें।